अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की इंटरमीडिएट की बुक स्टार्ट की हुई है। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा है। हमने उसके बाद नाउन्स को कंप्लीटली डिस्कस किया है, नाउन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसकी टाइप्स और उसकी टाइप्स की फर्दर एग्जांपल्स और उनकी जो टाइप्स है उनका आपस में रिलेशन हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख लिया है। इस लेक्चर के अंदर हमने प्रोनाउन को देखना है। यहाँ पे हम प्रोनाउन को कंप्लीटली कवर करेंगे जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर नाउन को कवर किया था। यहाँ पे हम प्रोनाउन की डेफिनेशन समझेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और इसके बाद जो प्रोनाउन है इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, उन तमाम टाइप्स को हम इन डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके बाद उन टाइप्स का जो आपस में रिलेशन है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं वहाँ पे प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं ये काफ़ी पूछी जाती हैं और बच्चे इन टाइप्स में काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो टाइप्स हैं ये कुछ ऐसी भी हैं जो कि आपस में मिलती जुलती हैं। तो हम यहाँ पे इनका रिलेशन भी देखेंगे, इनका जो डिफरेंस है उसको क्लियर करेंगे और इसको हम कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन का टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास प्रोनाउन की डेफिनेशन है, ये दूसरे नंबर पे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है उसे हम नाउन कहते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कम्प्लीटली कवर कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन है। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर इन ए पैराग्राफ और ए पीस ऑफ राइटिंग। यानी कि अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर हम एक पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास एक नाउन होता है, यानी किसी भी चीज़ का नाम होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि वो नाम बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो तो उसके लिए पहली बार हम नाम को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उस नाम की जगह हम कोई और वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस कैन रेफर टू पीपल, थिंग्स, कंसेप्ट्स एंड प्लेसेस। जिस तरह से जो नाउन्स होते हैं, नाम होते हैं, जिस तरह से वो शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है, उसी तरह से जो प्रोनाउंस हैं ये भी किसी शख्स, चीज़ या जगह को डिनोट कर सकते हैं। ए प्रोनाउन इज़ यूजुअली सब्सटीट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक नाउन। आम तौर पे जो प्रोनाउन होते हैं इसको हम किसी ख़ास नाम की जगह पे लिखते हैं। ठीक है। प्रोनाउन का मतलब यही है कि जो नाम है हमारे पास किसी भी चीज़ का, ये हम चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो तो उसकी जगह पे फिर हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन को। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस नाउन की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि उस नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को लिखते हैं। अब देखें, जिस नाउन की जगह हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं उस नाउन का एक स्पेसिफिक नेम है, वो आगे लिखा हुआ है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटेसिडेंट। यानी कि हमारे पास एक प्रोनाउन होगा, वो हम किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जो नाउन उससे पहले आएगा, यानी कि जिस नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे होंगे वो नाउन कहलाएगा प्रोनाउन का एंटेसिडेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास जो एंटेसिडेंट है इसके बारे में भी हमने देख लिया कि ये क्या है। देखिए, हमारे पास हैं दो चीज़ें, एक प्रोनाउन और एक एंटेसिडेंट। दोनों एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। एंटेसिडेंट वो नाउन है जिसके जगह हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं इनको हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद प्लूरल फॉर्म्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज्ड। यानी कि अगर आपने सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ किया है तो उस वक्त वर्ब उसी तरह से यूज़ करनी है। अगर आपने प्लूरल यूज़ किया है तो उस वक्त जो वर्ब है वो भी आपने उसी तरह से ही यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल, ही की जगह अगर आप दे लिखेंगे, ठीक है, अगर आप प्रोनाउन को चेंज कर देंगे तो फिर आप कहेंगे दे गो टू स्कूल। ठीक है। तो आपने जो वर्ब है उसको चेंज कर दिया। ठीक है। पहले आपने कहा था गोज़, जब आपने दे कर दिया तो उस वक्त फिर आपने गो कह दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन है इसके हिसाब से जो हमने वर्ब लिखनी होती है, जब टेंसेस को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह इस कंसेप्ट को हम कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन है उसका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है। हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि जो प्रोनाउन है उसका मतलब ये है ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन की जगह पे यूज़ होता है। उसके बाद हमने अब एग्जांपल्स देखनी है जिनके अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से प्रैक्टिकली हमने नाउन्स की जगह प्रोनाउंस को यूज़ करना है और किस तरह के नामों की जगह हमने किस तरह के प्रोनाउंस को यूज़ करना है, ये हमने अब देखना है। सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। सारा को हमेशा से फैशन पसंद रहा है। शी अनाउंस्ड दैट शी वांटेड टू गो टू अ फैशन स्कूल। ठीक है। उसने ये ऐलान किया था कि वो एक फ़ैशन के स्कूल में जाना चाहती है। ठीक है। यहाँ पे देखें, सारा है, फीमेल है, तो एक सिंगल फीमेल के लिए आप जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसे हम शी कहते हैं। ठीक है। तो शी आपने यूज़ करना है, जब भी कोई सिंगल फीमेल का नेम है तो आपने उसकी जगह पे शी यूज़ करना है। अगर किसी सिंगल मेल का यहाँ पे नेम है, ठीक है, सिंगुलर मेल का नेम है, तो वहाँ पे फिर आपने ही का यूज़ करना है। अगर आपके पास सिंगुलर फीमेल का नेम है तो वहाँ पे आपने शी को यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे देखें, एक सिंगुलर मेल है, माय फादर कुड नॉट फाइंड हिज कार कीज़।
मेरे वाले साहब को कार की चाबियाँ नहीं मिल रही थी, ही वॉज़ वरीड, तो वो परेशान थे। ठीक है, देखें माई फादर, यहाँ पे ये सिंगुलर है और मेल है, तो फिर इसकी जगह आपने ही को यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर सिंगुलर फीमेल हो तो आपने शी यूज़ करना है, अगर सिंगुलर मेल हो तो फिर आपने ही यूज़ करना है। द कैट वाज थर्स्टी, जो बिल्ली है वो प्यासी थी। अब देखें यहाँ पे एक जानवर का नेम आ गया है, कैट आ गई है, जानवर है, तो जानवर के लिए आपने जो प्रोनाउन यूज़ करना है उसे हम इट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी देखा कि प्रोनाउन है क्या, उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि जो प्रोनाउंस है वो हमने किस तरह से यूज़ करने हैं। इट ड्रैंक ऑल द मिल्क दैट वाज लेफ्ट इन द किचन, किचन में जो भी दूध बचा हुआ था इसने सारा पी लिया। ठीक है, तो कैट जो है, कैट आ जाए, डॉग आ जाए, किसी भी एनिमल का नेम आ जाए तो आपने उसकी जगह पे फिर इट यूज़ करना है। ठीक है, देखिए पहले हमने कैट यूज़ किया, उसके बाद आगे ताकि हमारे पास रिपीटिशन ना हो, रिपीटिशन से बचने के लिए फिर हमने कैट की जगह इट को यूज़ कर लिया। आलिया एंड हानिया फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफ़ा अक्रॉस द हॉल। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली भी है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास है जी फोर्थ एग्जाम्पल, आलिया एंड हानिया। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं हालांकि दोनों फीमेल्स, लेकिन हैं दो। अगर आपके पास दो मेल हों या दो फीमेल हों, उनके लिए आपने प्रोनाउन सेम यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेल और फीमेल का फ़र्क नहीं होगा। जब दो या दो से ज़्यादा आ जाए आपके पास, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, तो आपने जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है वो है दे। ठीक है, इन दोनों की जगह फिर हम दे यूज़ करेंगे। आलिया एंड हानिया फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफ़ा अक्रॉस द हॉल। अब देखिए वो हॉल के अंदर सोफ़ा को मूव कर रही हैं आलिया और हानिया। इसके बाद हमने ये देखना है कि इन दोनों के लिए कौन सी प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं और सोफ़ा के लिए कौन सी करते हैं। देखिए जो सोफ़ा है ये तो बेजान चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जानवरों के लिए आपने इट यूज़ करना है, उसी तरह से जो बेजान चीज़ें हैं उनके लिए भी आपने इट ही यूज़ करना है। अक्रॉस द हॉल एज इट वाज टू हैवी, क्योंकि ये सोफ़ा बहुत भारी था। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कह सकते थे, अगर रिपीटिशन हमने करनी हो तो फिर हम कैसे कह सकते थे, फिर इस तरह से हो सकता था, आलिया एंड हानिया फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफ़ा अक्रॉस द हॉल एज द सोफ़ा। ठीक है, एज द सोफ़ा वाज टू हैवी फॉर आलिया एंड हानिया टू कैरी, कि आलिया और हानिया जो हैं उनके लिए उठाने में बड़ा भारी था। ठीक है, ले जाने में बड़ा भारी था। तो यहाँ पे देखें इट की जगह अगर हम यूज़ करते दी सोफ़ा और देम की जगह फिर हम अगेन यूज़ कर देते आलिया एंड हानिया, तो उसके बाद ये जो पीस ऑफ राइटिंग है ये ज़्यादा अच्छा ना लगता है, यहाँ पे रिपीटिशन हो जाती, तो हमने रिपीटिशन से बचने के लिए यहाँ पे प्रोनाउंस को यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़ द स्टूडेंट्स हैड सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने कहा है इफ़ द स्टूडेंट्स, ये मैंने जानबूझ के कहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखें स्टार्ट में लिखा हुआ है दी स्टूडेंट्स। अब जो टीचर ने पूछा है कि क्या उन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई है या नहीं, तो दे का फिर क्या मतलब हो सकता है, दे का मतलब स्टूडेंट्स ही है कि क्या स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट जमा करवाई है या नहीं। तो हमने रिपीटिशन से बचने के लिए यहाँ पे दे लगा दिया। ठीक है, क्या उन्होंने असाइनमेंट जमा करवाई है, किसकी असाइनमेंट, देयर, उनकी। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिख दिया देयर। माई फैमिली लव्स बिरयानी, मेरी फैमिली को बिरयानी पसंद है। वी ईट इट एवरी फ्राइडे, हम इसे हर फ्राइडे को खाते हैं। ठीक है, देखें माई फैमिली, फैमिली की जगह हमने वी का प्रोनाउन यूज़ कर लिया और उसके बाद जो बिरयानी है इसकी जगह हमने फिर इट का प्रोनाउन यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउंस की टाइप्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स आए हैं ऐसे जो कि आगे इन टाइप्स के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे पहले तो हमारे पास था आलिया एंड हानिया, जैसे कि मैंने कहा था कि इन दोनों के लिए फिर वर्ड दे यूज़ होना है। ठीक है, प्रोनाउन दे यूज़ होना है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया था देम। ठीक है, अब ये देम जो है ये दे की एक फार्म है। अब ये कौन सी फार्म है ये फिर आगे हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे जो हम टाइप्स देख रहे हैं प्रोनाउंस की, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो दे है लिखा हुआ, उसकी जगह हमने फिर देयर आगे यूज़ किया जहाँ पे देयर यूज़ होना था, यानी कि उनकी जो पोजेशन है उसको डिनोट कर रही है देयर। तो ये जो हमारे पास देयर है ये पोजेसिव केस है। ये भी फिर आगे जो टाइप्स है हमारे पास ये नाउन की, ये भी चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं इनकी क्या क्या टाइप्स हैं और किस तरह से इनके डिफरेंट केसेस हमने लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कैटेगरीज़, काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर हम प्रोनाउंस को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर द वर्ड्स रेफरिंग टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं
ये एक या एक से ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करेंगे, ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे ये प्रोनाउंस जो कि मखसूस हमने नहीं किए होंगे। ठीक है, अब किस तरह से हमने मखसूस नहीं किए होंगे ये क्लियर होगा एग्जाम्पल से, तो आगे इसको हम देखते हैं। बीइंग्स और प्लेसेस, ठीक है, चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जानदार हो सकते हैं या फिर कोई जगहें हो सकती हैं। मैनी ऑफ देम आर फॉर्म्ड यूजिंग सम कम्बिनेशंस ऑफ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं इनके बारे में कह रहे हैं कि मैनी ऑफ देम, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखें उन्होंने प्रोनाउन को यूज़ कर लिया है। स्टार्ट में देखें उन्होंने क्या कहा था, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, और यहाँ पे फिर उन्होंने देम यूज़ किया। तो मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड यूजिंग सम कम्बिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दे दिए हुए हैं जिन वर्ड्स को यूज़ करके हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस लिखनी है। तो आगे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं ये इन वर्ड्स की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं। देयर इज़ नो सेट पोजिशन वेयर एन इनडेफिनेट प्रोनाउन विल अपीयर इन ए सेंटेंस। अब देखें कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ पे हमने इस इनडेफिनेट प्रोनाउन को एक सेंटेंस के अंदर लिखना है। तो आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास प्लेसेस होंगी जहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउंस आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जांपल है, वुड एनीवन लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या कोई काफ़ी लेना पसंद करेगा। अब देखें एनीवन का क्या मतलब है, क्या कोई काफ़ी लेना पसंद करेगा। यहाँ पे कोई का हमने जो वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे हमने किसी को भी स्पेसिफाई नहीं किया कि तुम काफ़ी ले लो या तुम काफ़ी ले लो। हमने कहा है कि जो लोग बैठे हैं क्या इनमें से कोई काफ़ी लेना पसंद करेगा। तो यहाँ पर हमने इसको मखसूस नहीं किया किसी भी शख्स को हमने, क्योंकि इनडेफिनेट वे के अंदर बताया है, अनक्लियर वे के अंदर बताया है, या हमने कोई बात पूछी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। विदाउट स्पेसिफाइंग हमने ये काम किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनीवन है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद हमारे पास टेक वट एवर यू लाइक, आपको जो चाहिए ले लें। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास है वट एवर, ये भी एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि तुमने सिर्फ वो चीज़ ही उठानी है, वो चीज़ नहीं उठानी, तो यहाँ पे हम चीज़ों को कर रहे होते स्पेसिफाई, लेकिन हमने चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं किया, हमने कहा जो चाहिए ले लो। तो यहाँ पे ये जो वट एवर है ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन। जमील टुक वन कुकी एंड बीनिश टुक दी अदर, ठीक है, अदर यहाँ पे जो है इसने कोई और ले लिया। जब हम कह रहे हैं कि बीनिश ने कोई और कुकी ले लिया तो उस वक्त हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इसीलिए इसको भी फिर हम कहेंगे ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद आल वाज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खो गया था, ठीक है। आल यहाँ पे जो है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया, हमने इनडेफिनेट वे के अंदर, एक अनक्लियर वे के अंदर सब कुछ जो है उसके बारे में बता दिए। यहाँ पे फ्यू आर एबल टू एक्सेल इन सच ए कम्पेटिटिव फील्ड, इस तरह के जो मुकाबले वाले फील्ड्स होते हैं इनमें कुछ लोग ही सबकत लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ है ना कुछ लोग, चंद एक, फ्यू, ये भी है इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे भी हमने स्पेसिफाई नहीं किया, मखसूस नहीं किया कि ये वो लोग हैं जो कि सबकत लेके जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने ये कहा है कि चंद एक लोग ऐसे होंगे जो कि कामयाब होंगे। ये जो हमने कहा है चंद एक, यहाँ पे ये मखसूस नहीं किया कि कौन से होंगे चंद एक, वो कोई भी हो सकते हैं, इसलिए भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है फ्यू यहाँ पे। आई डू नॉट लाइक सच अ बैड लाइफ, मुझे इस तरह की बुरी ज़िंदगी पसंद नहीं है। अब यहाँ पे जो है इस तरह की सच अ बैड लाइफ, यहाँ पे ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। समथिंग, कोई चीज़, ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ अजीम पैदा होते हैं, ठीक है। सम जो है ये भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि सम जो है ये किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। वट इज़ एवरीबडीज़ बिजनेस, जो हर किसी का काम होता है, इज़ नोबडीज़ बिजनेस, तो वो किसी का काम नहीं रहता। इसका मतलब ये कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कुछ लोगों के ग्रुप को, या फिर ग्रुप के अंदर जो लोग होते हैं उन सबको आप एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उनमें से कोई भी बंदा काम नहीं करता, वो ये समझता है कि साथ वाला काम करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देते हैं तो वो असल में फिर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो यहाँ पे देखें एवरीबॉडीज़ बिजनेस, व्हाट इज़ एवरीबॉडीज़ बिजनेस। अब यहाँ पे देखें हमने किसी एक को मखसूस नहीं किया, हमने कहा है कि एवरीबॉडीज़ बिजनेस, ये इनडेफिनेट है। उसके बाद है नो बॉडीज़ बिजनेस, किसी का काम नहीं है, तो ये भी फिर इनडेफिनेट है। वन हार्डली नोज़ व्हाट टू डू, एक आदमी बड़ी मुश्किल से जानता है क्या करना है, ठीक है। वन यहाँ पे ये भी अनस्पेसिफाइड है, तो इसलिए ये भी इनडेफिनेट है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की, ये आपने याद रखनी है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल्स यूज़ की हुई हैं इनको आपने देख लेना चाहिए, जैसे एनीवन, वट एवर, ऑल, फ्यू, सच, समथिंग, सम, एवरीबॉडीज़, नोबॉडीज़, वन, ठीक है। अब आप ये देखें कि पेपर के अंदर सवाल कैसे पूछा जा सकता है। पेपर के अंदर हमें हो सकता है सेंटेंस गिवन हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर हमें सेंटेंसेस गिवन है और उस सेंटेंस के अंदर किसी एक वर्ड को अंडरलाइन किया हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ड है ये क्या है। अगर आपको प्रोनाउन का पता है, अगर आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है और आपको फर्दर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके जो फर्दर एग्जांपल्स हैं, उनकी जो टाइप्स हैं, उनका अगर आपको पता है तो फिर आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्यू हो या ऑल हो या वट एवर हो या एनीवन हो, तो हम बता सकते हैं कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं बेसिकली 3 लोगों से रिलेटेड होते हैं। जब बात हो रही होती है तो हमारे पास होते हैं 2 लोग। जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, एक तो ये रिलेट करते हैं बात करने वाले से, उसके बाद ये रिलेट करते हैं जिसके साथ बात हो रही होती है, इसके बाद ये रिलेट करते हैं उस तीसरे आदमी की तरफ या फिर तीसरे आदमी से रिलेट करते हैं जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे देखें 2 तो हमने देख लिए हैं। ऐसा आदमी जो कि बात कर रहा है, स्पीकिंग, ठीक है, उसकी तरफ ये इशारा करते हैं, उसके लिए इनको हम यूज़ करते हैं। द पर्सन स्पोकन टू, ऐसा आदमी जिससे बात की जा रही हो, ठीक है, ये उसकी तरफ इशारा करते हैं, फिर उसकी जगह पे यूज़ होते हैं। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, और उसके बाद वो आदमी जिसके बारे में बात हो रही हो, ये उसकी जगह पे भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनके 3 ग्रुप्स देख लिए। इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो बंदा बात कर रहा होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ बात कर रहा होता है वो होता है सेकंड पर्सन, और जो वहाँ पे मौजूद नहीं होता उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। द प्रोनाउंस आई एंड वी विच डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोनाउंस ऐसे हैं, आई और वी। ये उन लोगों को, उस आदमी को या उन लोगों को डिनोट करते हैं जो कि बात कर रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं। आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उनकी जगह पे जो हम प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं वो है आई और वी। यानी कि अगर एक आदमी बात कर रहा है जैसे कि मैं, तो फिर इसके लिए आई का हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बात कर रहे हैं यानी कि फिर हम का वर्ड यूज़ होता है, तो फिर वहाँ पे हम वी को यूज़ करेंगे, ठीक है। जो वी है इसका मतलब होता है हम। उसके बाद देखें जिससे बात हो रही है, अगर तो हमारे पास एक आदमी है जिससे बात हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, जितने भी हैं उनके लिए हम सिर्फ एक ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं जिसे हम यू कहते हैं। द प्रोनाउन यू विच डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू इज सेड टू बी अ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, ठीक है। ये सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। यू इज़ यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब देखें जो यू है इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों हालतों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिससे हम बात करें वो एक आदमी है तो फिर भी यू का वर्ड यूज़ करेंगे, यू का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर 2 आदमियों से हम बात करें तो फिर भी हम यू ही यूज़ करेंगे। अगर मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, जो भी हैं, हमने यू ही इस्तेमाल करना है। द प्रोनाउंस ही, शी एंड दे विच डिनोट द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन ऑफ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोनाउंस हैं ही या शी एंड दे, ये उनको डिनोट करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन के जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये वो कहलाते हैं। उसके बाद है इट। इट ऑल्दो डिनोट्स द थिंग स्पोकन ऑफ। अब यहाँ पे हमारे पास जो इट है ये उस चीज़ को डिनोट करता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। इज़ आल्सो कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। इसको भी हम थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउंस के 3 ग्रुप्स देख लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद हमारे पास होता है सेकंड पर्सन, उसके बाद हमारे पास होता है थर्ड पर्सन। अब ये तीनों पर्सन्स हैं, इन तीनों के हमारे पास हैं प्रोनाउंस। हमारे पास सबसे पहले जो प्रोनाउन है वो है फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं तो इसलिए फिर इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जो फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है वो एक आई है और एक है वी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पर्सन है उसका पर्सनल प्रोनाउन एक ही है और वो यू है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन है उसके जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो है ही, शी, दे और इट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनकी हमने अब फॉर्म्स देखनी है। अब देखें इनके जो फॉर्म्स हैं ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगी। सबसे जो इनकी पहली फॉर्म है ये इस चीज़ को डिनोट करेगी कि ये बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो पर्सन्स हैं इनकी जो नॉमिनेटिव फॉर्म है वो सबसे पहले होगी, यानी कि ये वहाँ पे सब्जेक्ट होंगे, बात कर रहे होंगे या काम कर रहे होंगे, ठीक है। जो काम करने वाला होगा यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा उसको जब ये प्रोनाउंस डिनोट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास है नॉमिनेटिव केस के अंदर। उसके बाद हमारे पास है इनकी पोजेसिव फॉर्म, जब हम इनकी कोई मलकियत शो करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है माई, तो मेरी कोई चीज़ है उसको हम कहूँगा दिस इज़ माई थिंग, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक। तो उसके बाद अगर इस फॉर्म के अंदर आप इन पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे तो ये उनकी पोजेसिव फॉर्म होगी। और उसके बाद अगर आप इनको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। अब यहाँ पे जो मी का मैंने प्रोनाउन यूज़ किया है वो है यहाँ पे एक्यूजेटिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसके जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनकी यहाँ पे उन्होंने फॉर्म्स लिखी हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है उसके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास 2, ठीक है। एक हमारे पास होता है आई और दूसरा हमारे पास होता है वी, ठीक है। अगर सिंगुलर हो बात करने वाला तो आई यूज़ करते हैं,
अगर हमारे पास प्लूरल हो तो फिर हम वी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, चाहे तो वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बात करने वाला हो या बात करने वाले हो, उन सब के लिए अगर एक हो तो आई यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा हो तो हम वी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो इनकी फॉर्म है, ये हमारे पास है नॉमिनेटिव फॉर्म इनकी। तो यहाँ पे जो नॉमिनेटिव फॉर्म है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वी आर डूइंग आवर वर्क, वी यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट है, फाइल है ये। तो यहाँ पे जो आई है इसके बारे में भी हम कह सकते हैं आई एम ईटिंग माई मील, मैं अपना खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आई है ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है पोजेसिव फॉर्म इसकी, माई। जो माई है इसकी एग्जांपल मैंने पहले बता दी, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, ये मलकियत को ज़ाहिर करता है, पोजेशन को शो करता है। उसके बाद हमारे पास है माइन। अब जो माइन है इसको हम सेंटेंस के एंड पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते दिस इज़ माइन बुक, दिस इज़ माइन पेन। जब हमने माइन यूज़ करना है तो फिर हम कहेंगे दिस बुक इज़ माइन, और उसके बाद हम कहेंगे दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। एंड के ऊपर फिर आपने इस फॉर्म को यूज़ करना है। आवर, दिस इज़ आवर बुक, और जब आवर्स हम यूज़ करेंगे तो फिर हम कहेंगे दिस बुक इज़ आवर्स, ठीक है। इस तरह से जो इनकी ये वाली फॉर्म है इसको फिर हमने एंड के ऊपर यूज़ करना होता है। एक्यूजेटिव, अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना देंगे इसको, अपने पर्सनल प्रोनाउन को, मी, ठीक है। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी जो है उसको वो चीज़ बताई जा रही है, अस, ठीक है। या फिर आप कह दें ही टोल्ड अस अ सीक्रेट, या फिर ही गेव अस अ बुक, उसने हमें किताब दी। तो अस जो है उसने हमें किताब दी, जो अस है इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, इसको कोई चीज़ दी जा रही है, तो ये यहाँ पे है मफ़ऊल, तो ये एक्यूजेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स हैं, इनको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली फॉर्म के अंदर जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो अगर यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट के तौर पे तो हम कहेंगे ये उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म है। उसके बाद अगर आप उस प्रोनाउन को कोई पोजेशन दे रहे हैं, यानी कि आप ये शो करें कि उसकी कोई चीज़ है, तो उस वक्त उसको हम कहेंगे कि ये पोजेसिव फॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जांपल माई बुक, माई पेन, हिज बुक या फिर हिज पेन, इस तरह से। उसके बाद अगर हमारे पास फॉर्म ऐसी हो कि जो हमारे पास प्रोनाउन है उसके ऊपर कोई काम हो रहा हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई ऐसी बात हो रही हो कि वो काम ना कर रहा हो, उसके साथ कोई और कर रहा हो, जैसे कि किसी को कोई बात बता रहा हो, कोई जिसको बात बताई जा रही होगी, वो यहाँ पे होगा एक्यूजेटिव फॉर्म के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पर्सन है उसके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब देखिए जो सेकंड पर्सन का हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इन दोनों के लिए सेम यही यूज़ होगा, ठीक है। एक ही यू यूज़ होता है, और सिंगुलर और प्लूरल जो है उनके लिए भी यू ही यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम किसी एक शख्स से बात कर रहे हो तो फिर भी यू यूज़ करते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उनके लिए भी हम यू ही यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए हमने सिंगुलर और प्लूरल को अलग-अलग किया था, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास इसकी नॉमिनेटिव फॉर्म यू, ठीक है, यानी कि यू आर डूइंग योर वर्क। उसके बाद है योर, ये पोजेसिवनेस को शो करता है, यू आर डूइंग योर वर्क, ठीक है। योर वर्क यहाँ पे जो है योर, ये वर्क को डिनोट करे कि वर्क उसका है। उसके बाद है योर्स, अगर हम कह दें दिस इज़ योर पेन तो उसके बाद हम कहेंगे दिस पेन इज़ योर्स, तो फिर योर्स अगेन उसी तरह से वही फॉर्म है जैसे हमने पहले देखी है माइन और आवर्स वाली, इसको फिर हम एंड पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म यू, ठीक है। ही टोल्ड यू अ सीक्रेट, या फिर ही टोल्ड यू अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे हमने ये तो कह दिया कि उसने तुम्हें कोई बात बताई, अगर तुम्हें हम कह रहे हैं कोई बात बताई तो यहाँ पे भी हमने फिर यू ही यूज़ किया है। अब अगर हम यहाँ पे ये कहते ही टोल्ड हिम अ सीक्रेट, या फिर ही टोल्ड हिम अ स्टोरी, या फिर ही गेव हिम अ बुक, यहाँ पे अगर हम ही को यूज़ कर रहे हैं तो फिर ही को हम चेंज करें हिम के अंदर, नोट करें ज़रा। लेकिन जो यू है इस यू को हम चेंज नहीं कर रहे, यू को हम वैसे ही कह रहे हैं, ही गेव यू अ बुक, यू वैसे ही है। तो यू जो है इसकी नॉमिनेटिव फॉर्म, यानी कि जब ये कोई काम करता है, और एक्यूजेटिव फॉर्म यानी कि जब इसके ऊपर कोई काम होता है, इसकी ये दोनों फॉर्म्स सेम हैं, सिर्फ ये जो दरमियान वाली फॉर्म है इसकी पोजेसिव वाली ये थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ही है हमारे पास, ठीक है, अगर काम कर रहा हो तो फिर ही हो जाएगा, अगर उसकी कोई मलकियत हमने शो करवानी हो तो फिर हिज कहेंगे, अगर इसके ऊपर कोई काम हो रहा हो तो फिर हम इसको हिम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शी है, ये इसकी पोजेसिव और एक्यूजेटिव फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास इट है, यहाँ पे इट्स है पोजेसिव, और उसके बाद यहाँ पे इट जो है ये इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दे, ये दे की हमारे पास दोनों पोजेसिव फॉर्म्स हैं, देयर और देयर्स। दिस इज़ देयर बुक, या फिर दिस बुक इज़ देयर्स, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास है देम, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस हैव 2 मेन ग्रुप्स। यहाँ पे हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं
इनके दो मेन ग्रुप्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वन रेफरिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द अदर टू द ऑब्जेक्ट। अब देखें जो भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये इन दो में से कोई ना कोई एक काम करते हैं। या तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में इशारा कर रहे हो तो उधर रेफ़र करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, या फिर ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। यानी कि या तो ये काम करने वाले को डिनोट करते हैं या फिर उसको डिनोट करते हैं जिसके साथ कोई काम हो रहा होता है। द फर्स्ट ग्रुप इज़ यूज्ड टू रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला ग्रुप है जो कि सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, वो क्या करता है, सब्जेक्ट को करता है रिप्लेस। अब देखिए क्योंकि स्टार्ट में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं ये बेसिकली नाउन की जगह पे यूज़ होती हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे होगा कोई नाउन, तो उस सब्जेक्ट की जगह जब आप प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह फिर ये प्रोनाउन आ जाएगा, उस सब्जेक्ट को ये रिप्लेस करेगा। उसके बाद आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू एंड दे, ठीक है। ये इस तरह के हमारे पास हैं पर्सनल प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये हम देखते हैं। जमाल एंड दाऊद आर फ्रेंड्स। जमाल और दाऊद जो हैं ये फ्रेंड्स हैं। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं तो इसके लिए फिर हमने दे यूज़ किया। उसके बाद है आई हैव मोर मनी देन शी हैज़। मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं उसकी निस्बत, ठीक है। यहाँ पे हमने आई यूज़ किया, यहाँ पे फिर हमने शी यूज़ किया। वी विल बी लेट इफ़ यू डोंट हरी अप। अब यहाँ पे हमने वी यूज़ किया और यहाँ पे हमने फिर यू यूज़ किया। अब यहाँ पे देखिए हम किसी से बात कर रहे हैं कि अगर तुमने जल्दी ना की तो हम लेट हो जाएंगे। बात करें किसी से तो यहाँ पे फिर हमने यू लिख दिया। अब देखिए एक चीज़ आप और नोट करें, हालांकि हम किसी से बात तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो यू है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट ही है क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं यू डोंट हरी अप, अगर तुमने जल्दी ना की। काम करने वाला कौन है, करने वाला ये है। तो यू यहाँ पे देखें किसको रिप्लेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट को, और जो वी है ये भी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे जो आई है ये भी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है और जो शी है ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद दे यहाँ पे जो है ये भी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे हैं ये दोनों। तो ये हमारे पास पहला ग्रुप था। इस ग्रुप के अंदर हमने वो प्रोनाउंस देखे जो कि सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। अब हमने वो देखने हैं जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। द सेकेंड ग्रुप ऑफ प्रोनाउंस रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू एंड देम। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। परवेज़ रेड द लेटर टू मी। परवेज़ ने मुझे लेटर पढ़ के सुनाया, ठीक है। मी यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसको सुनाई जा रही है चीज़। मिसिंग द ट्रेन विल काज अस टू बी लेट। अब जो ट्रेन का मिस करना है ये यहाँ पे है सब्जेक्ट, ये काम करने वाला है, किसके ऊपर काम हो रहा है, अस, हमारे ऊपर। तो अस यहाँ पे जो है ये यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है ऑब्जेक्ट को। शी पैक्ड देम टाइटली। शी पैक्ड, शी यहाँ पे है हमारे पास सब्जेक्ट और देम ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया इस प्रोनाउन ने, तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरे ग्रुप की प्रोनाउंस थी जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करती हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये आप सब्जेक्ट की जगह भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि नॉमिनेटिव केस में भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं, एक्यूजेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अगर इनकी कोई मलकियत शो करनी है, पोजेसिवनेस शो करनी है, तो फिर भी इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं इनके नेम से ज़ाहिर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के लिए आप एक वर्ड सोचें, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, हमारे सामने एक शीशा होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि पहले सामने जाती है फिर शीशे से टकरा के, मिरर से टकरा के वापस आती है। इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यही काम होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर कि जहाँ से कुछ स्टार्ट होती है फिर वापस वहीं पर आती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर बैक। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं इनको हम यूज़ करते हैं टू रेफर बैक, यानी कि वापस किसी चीज़ को भेजने के लिए, टू दी सब्जेक्ट और क्लास ऑफ ए सेंटेंस। जो हमारे पास काम करने वाला होता है उसकी तरफ इसको फिर हम वापस भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, आई चेक माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने आप को चेक करता हूँ। यू विल चेक योर सेल्फ, तुम अपने आप को चेक करोगे, ठीक है। ही चेक्स हिम सेल्फ, वो अपने आप को चेक करता है। शी चेक्स हर सेल्फ, वो अपने आप को चेक करती है। द कैट चेक्स इट सेल्फ, जो बिल्ली है वो अपने आप को चेक करती है, ठीक है। अब देखें जो इट सेल्फ है ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो कैट है इसके साथ लगना है इट, तो इसलिए फिर हमने लगा दिया इट सेल्फ। और उसके बाद शी जो है इसके साथ लगना है हर, तो हमने लगा दिया हर सेल्फ। ही के साथ लगना है हिम, तो हिम सेल्फ। यू के साथ लगना है योर सेल्फ, तो हमने फिर योर सेल्फ लगा दिया। और उसके बाद आई के साथ लगना है माई, तो फिर हमने लगा दिया माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकी जो पोजेसिव फॉर्म है, पोजेसिव फॉर्म के साथ आपने लगा दिया सेल्फ, तो आपने इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके लिख दिए। उसके बाद जो प्लूरल्स हैं इनके वो भी देख लें। वी चेक आवर सेल्व्स, यू विल चेक योर सेल्व्स। अब देखिए यहाँ पे जो यू है ये
एक ही आदमी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आगे 2 आदमी या फिर 2 से ज़्यादा, तो फिर आपने कह दिया यू विल चेक योर सेल्व्स, दे चेक देम सेल्व्स। अब देखें यहाँ पे देखें, जब हमने इनको कर दिया प्लूरल, सब्जेक्ट अगर हमारा हो गया प्लूरल, तो उस वक्त आपने इसको आवर सेल्फ नहीं लिखना, आवर सेल्व्स लिखना है, इसको आपने फिर प्लूरल करना है। उसके बाद योर सेल्व्स लिखना है अगर प्लूरल हो, और उसके बाद देम सेल्व्स लिखना है। देम सेल्फ तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जो देम है ये तो दे से बनता है, और अगर आपने देम लिखना है तो फिर आपने इसको भी सेल्फ को भी प्लूरल फॉर्म के अंदर यानी कि सेल्व्स फॉर्म के अंदर लिखना है, देम सेल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास ऐसी भी प्रोनाउंस होती हैं जो कि किसी बात को उसके करने वाले के ऊपर रेफ़र करती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अपने साथ ही कोई काम कर रहा है तो उसको फिर हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई चेक माई सेल्फ, मैं अपने आप को चेक करता हूँ, तो आई है तो इसके साथ फिर हमने माई सेल्फ लगा दिया। इसी तरह से वी चेक आवर सेल्व्स, हम अपने आप को चेक करते हैं तो फिर हमने इसलिए यहाँ पे आवर सेल्व्स लगा दिया। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बात की गई है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है ये बेसिकली उसको डिनोट करता है, लेकिन इशारा ये किसकी तरफ करता है, उसकी तरफ इशारा करता है जो कि सब्जेक्ट है, जो कि काम करने वाला है। अब यहाँ पे आप देखें, बात का मकसद ये है कि यहाँ पे काम करने वाला और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे आई है और जो माई सेल्फ ये यूज़ किसकी जगह हुआ है, यूज़ तो ये हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, यानी कि मैं अपने आप को करता हूँ चेक। तो उसके बाद देखें, लेकिन ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है, सब्जेक्ट की तरफ। उसके बाद है द कैट चेक्स इटसेल्फ, जो बिल्ली है वो अपने आप को चेक करती है, इटसेल्फ। अब देखें जो इटसेल्फ है तो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्ली किसको चेक करती है, या फिर हम ये भी तो कह सकते थे द कैट चेक्स हिम, उसे चेक करती है। तो अगर हम यहाँ पे लगाते थे हिम तो बात तो क्लियर हो जाती कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है, लेकिन उसकी जगह पे ही आया है इटसेल्फ, तो फिर यहाँ पे क्लियर है कि जो इटसेल्फ है ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन इशारा इसका किसकी तरफ है, जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं इनको हम ये कह सकते हैं क्लियर कट वे के अंदर, हम अब ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, यानी कि जो मफूल है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है ये उसको डिनोट करते हैं, लेकिन इनका इशारा जो है ये सब्जेक्ट की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है बेसिकली वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाए, यानी कि जो काम करने वाला है वो अपने साथ ही कोई काम कर रहा हो, तो उस वक्त आप यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगेन वही मिरर वाली जो एग्जांपल है वही फिट आती है। फॉर एग्जांपल एक आदमी काम कर रहा है, अगर वो काम कर रहा है और उसका काम उसी की तरफ लौट के आ रहा है तो फिर यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इनके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं इनके जो काम है ये इनकी तरफ ही लौट के आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये काफ़ी ईजी टाइप है इसकी। ये हमारे पास टोटल 4 होती हैं जिनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, तो इसको हम देखते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर और टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर किसी मखसूस चीज़ को या फिर जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे होते हैं प्रोनाउंस, उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। ठीक है, देयर आर ओनली 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, हमारे पास सिर्फ 4 ही हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो दिस, दैट, दीज और दोज है ये सिंगुलर और प्लूरल, और उसके बाद नज़दीक और दूर यानी कि करीब, और उसके बाद फासले के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो इन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। रिपीट कर देता हूँ, क्या हम एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं या एक से ज़्यादा की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा हमने कौन सी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करनी है। और उसके बाद अगर वो चीज़ जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो चीज़ हमारे पास है या हमसे दूर है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। दिस एंड दैट आर सिंगुलर, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 ऐसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर हैं और ये सिंगुलर के लिए यूज़ होंगे। वेयर एज दीज एंड दोज आर प्लूरल, और उसके बाद ये जो हमारे पास दोनों हैं दीज और दोज, ये दोनों हैं प्लूरल। अब देखें ये हम देख लेते हैं कि हम किसके लिए यूज़ करेंगे। दिस हम यूज़ करेंगे उस वक्त जब कोई चीज़ सिंगल होगी और वो हमारे पास पड़ी होगी, और उसके बाद जो दैट है ये हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ होगी सिंगल लेकिन वो हमसे दूर पड़ी होगी। उसी तरह से दीज हम उस वक्त यूज़ करेंगे अगर कुछ चीज़ें होंगी प्लूरल होंगी लेकिन हमारे करीब पड़ी होंगी। उस वक्त जो हमारे पास दोज है ये हम उस वक्त यूज़ करेंगे अगर चीज़ें हमारे पास एक से ज़्यादा हैं लेकिन वो हमसे दूर पड़ी हुई हैं, तो फिर हम दोज जो है उसको यूज़ करेंगे। एज़ यू मे हैव नोटिस्ड देयर कैन बी सम क्रॉस ओवर विद इनडेफिनिट प्रोनाउंस व्हेन यूजिंग दिस एंड दैट।
अब यहाँ पे जब आप दिस और दैट को यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ क्रॉस ओवर हो सकता है, ठीक है। अब वो क्रॉस ओवर किस तरह से हो सकता है, एग्जांपल से वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज़ ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये मेरे अंकल की तरफ से तोहफ़ा है। अब दिस जो है इसका मतलब ये है कि वो जो तोहफ़ा है वो करीब पड़ा हुआ है। बोथ कार्स आर गुड, दोनों कारें अच्छी हैं। बट दिस इज़ बेटर दैन दैट, लेकिन वो कार जो करीब खड़ी है वो अच्छी है, बेटर दैन दैट उससे जो कि दूर खड़ी है, ठीक है। दिस का मतलब ये है वो कार जो कि पहले है, दैट का मतलब वो कार जो कि थोड़ी दूर खड़ी हुई है। द मैंगोज़ ऑफ मुल्तान आर बेटर दैन दोज़ ऑफ मुजफ्फरगढ़, जो मुल्तान के आम है ये मुजफ्फरगढ़ के आमों से ज़्यादा बेहतर हैं। तो दोज़ यहाँ पे जो है ये आमों को डिनोट कर रहा है, लेकिन वो आम जो कि दूर हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए फिर हमने दीज की जगह दोज़ यूज़ किया। देखें दोज़ तो हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये दूर है, तो हमने दैट की जगह इसलिए दोज़ यूज़ किया क्योंकि एक से ज़्यादा है। अगर एक होता दूर होता तो फिर हम दैट का वर्ड यूज़ करते। दीज आर माइन, ये चीज़ें मेरी हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो कि करीब पड़ी हुई हैं। बट दोज़, लेकिन वो जो दूर हैं, ठीक है, जो दूर होते हैं उनको हम दोज़ से डिनोट करते हैं। बट दोज़ बिलोंग टू आसफा, ठीक है, जो दूर हैं वो आसफा की हैं। दैट इज़ द लाहौर फोर्ट, वो लाहौर का किला है, ठीक है। दैट का मतलब यहाँ पे ये है कि दूर है कोई चीज़ हमसे। दिस दैट दीज एंड दोज कैन समटाइम्स बी यूज्ड एज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब हमारे पास ये जो हैं दिस दैट दीज एंड दोज, इनको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो तो था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आ गया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हम क्लियर कर लेते हैं। जो हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि एक प्रोनाउन है तो इसने नाउन को रिप्लेस करना है, इसने नाउन की जगह पे आना है। लेकिन हमारे पास जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसने नाउन के साथ आना है। तो फ़र्क यहाँ पे वाज़ेह हो गया। अगर तो वो नाउन को कर रहा है रिप्लेस, नाउन को ख़त्म करके उसकी जगह खुद ले रहा है, तो ये फिर हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर वो नाउन को ख़त्म नहीं कर रहा, नाउन के साथ आ रहा है, तो फिर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये नाउन को ख़त्म कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे खुद आता है। एंड ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन। जो हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये नाउन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, उसके साथ आता है ये। दिस कैट इज़ माइन, ये बिल्ली मेरी है, ठीक है। यहाँ पे जो दिस है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे हमने पहले पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे। अगर हम सिर्फ ये कहते हैं दिस इज़ माइन, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कहा था दीज आर माइन, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर माइन, तो दीज अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर आप कहते हैं दीज कैट्स आर माइन, ठीक है, दीज के साथ अगर आप कोई नाउन लगा लेते हैं तो फिर ये जो दीज है ये फिर प्रोनाउन नहीं रहेगा, ये फिर बन जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रोनाउन को फिर करेगा क्वालिफाई। दिस इन द सेंटेंस इज़ नॉट ए प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो दिस है ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि नाउन की जगह नहीं ले रहा, ये नाउन के साथ आ रहा है, उसका मतलब बढ़ा रहा है। बट ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्यों है? एज इट क्वालिफाइज द नाउन कैट, क्योंकि ये नाउन कैट को क्वालिफाई कर रहा है, उसका जो मतलब है उसको बढ़ा के हमें बता रहा है कि ये किसकी है। उसके बाद हमारे पास हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, ये हमने देखनी है। पोजेसिव प्रोनाउंस डिनोट पोजेशन और ओनरशिप। जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं ये कब्ज़े को या फिर मलकियत को डिनोट करती हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड माइन, इट्स, हर्ज, हिज, योर्स, अवर्स, देयर्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस थी वहाँ पे हमने जो पोजेसिव केस उसका देखा था, उसकी जो पोजेसिव हमने फॉर्म देखी थी, वहाँ पे हमारे पास ये वाले वर्ड्स आए थे, ठीक है। तो ये उनकी पोजेसिव फॉर्म भी है पर्सनल प्रोनाउन की, और इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, ठीक है, ये अलग टाइप भी है प्रोनाउंस की। एग्जांपल है हमारे पास दिस कैट इज़ माइन, माइन इज़ इंडिकेटिंग पोजेशन, दैट द कैट बिलोंग्स टू मी, ठीक है, ये बिल्ली मेरी है। पोजेसिव प्रोनाउंस ऑफन फॉलो फ्रेजेस दैट कंटेन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं ये उन फ्रेजेस के बाद आते हैं, सेंटेंस के उन पार्ट्स के बाद आते हैं जिनके अंदर हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है ना दिस कैट, यहाँ पे जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं अगर हमारे पास ये दिस, दैट, दोज या दीज नाउन के साथ आ जाएं तो फिर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहते, फिर ये बन जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इस तरह से अगर हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो उसके बाद हमारे पास आता है पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जांपल है हमारे पास आर दीज बनानाज हर्ज, क्या ये केले उसके हैं। दिस मनी इज़ अवर्स, ये पैसे हमारे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो वर्ड्स हैं हर्ज और अवर्स, ये दोनों यहाँ पे हैं
पोजेसिव प्रोनाउंस डू नॉट हैव अपोस्ट्रॉफीज, इनके साथ हमने अपोस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करनी होती, यानी कि इस तरह से जो काम एस लगाते हैं ये हमने यहाँ पे नहीं लगाना। एंड दे डू नॉट प्रीसीड नाउन्स, और ये नाउन से पहले भी नहीं आते, ठीक है, नाउन के बाद ही लिखना है हमने। अब जैसे यहाँ पे अगर हम क्या देते, दिस इज़ आवर मनी, ठीक है, अब यहाँ पे जो आवर है ये तो मनी से पहले आ जाता है, ठीक है, नाउन से पहले आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है आवर्स ये फिर बाद में आ रहा है। एग्जाम्पल है हमारे पास नेक्स्ट, इज़ दैट कार योर्स, हर्ज, अवर्स, देयर्स, ठीक है, ये यहाँ पे जो चारों लिखे हुए हैं ये चारों ठीक है, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते वो आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, नॉट इज़ दैट कार योर्स, इस तरह से आप नहीं लिख सकते, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते, कामा एस नहीं लिख सकते, हर्ज भी नहीं लिख सकते, इस तरह से जो कामा एस है ये फिर आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, बगैर कामा के आप इसको लिख सकते हैं। Possessive pronouns are used instead of full noun phrases to avoid repeating words, यहाँ पे जो words हैं उनको repeat होने से बचाने के लिए हम इनको possessive pronouns को यूज़ करते हैं। Whose coat is this? Is it yours? ठीक है, अगर आप यहाँ पे yours का word ना यूज़ करते तो फिर आप क्या कहते, फिर आप ये कहते is it your coat। अगर हमने ये कहना है कि इज़ इट योर कोट लिखने के बजाय हम इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखें तो इसीलिए फिर हमने यहाँ पे योर्स लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस रेफ़र और रिलेट टू सम नाउन, देखें ये रेफ़र करते हैं या रिलेट करते हैं टू सम नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली। अगर कुछ नाउन्स हमारे पास किसी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर पहले से या सेंटेंस के अंदर पहले से आ गए हों तो उनकी तरफ इशारा करने के लिए जो हम आगे प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इनका ये जो रिलेशन है पिछले वर्ड्स के साथ वो हमें बताते हैं। विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटेसिडेंट, जो पहले नाउन आ रहा होता है जिसका ये रिलेशन बता रहे होते हैं वो नाउन इनका एंटेसिडेंट कहलाता है। हु, विच, दैट, होम, हुज आर रिलेटिव प्रोनाउंस, ये सारे जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, आई मेट हनीफ, हनीफ हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों सेंटेंसेस के अंदर हनीफ को यूज़ किया, यहाँ पे देखिए हमने यूज़ कर ली रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जो हमारे पास दूसरी बार हनीफ लिखा हुआ इसको ख़त्म करके हमने हु लिख दिया। आई मेट हनीफ, मैं हनीफ से मिला, हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, जो कि अभी वापस आया था, ठीक है। द रिलेटिव प्रोनाउन हु एक्ट्स टू रेफर बैक टू द नाउन हनीफ, इट एक्ट्स टू ओपन ए क्लास बाई आइडेंटिफाइंग हनीफ एज नॉट जस्ट एनी मैन बट द वन हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। अब देखिए यहाँ पे जो हु है इसका काम देखें जो उन्होंने यहाँ पे बताया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हु लिखा हुआ है सिर्फ हनीफ को सिर्फ एक आदमी के तौर पे यहाँ पे पेश नहीं कर रहा, ये उस आदमी के तौर पे पेश कर रहा है जो कि अभी अभी लौटा है। द वर्ड हु आल्सो ज्वाइंस आर कनेक्ट्स द टू स्टेटमेंट्स, इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ ए कंजंक्शन, ये कंजंक्शन का काम भी करता है। कंजंक्शन क्या काम करते हैं, दो स्टेटमेंट्स को मिलाता है, दो सेंटेंसेस को मिलाता है, दो वर्ड्स को मिलाता है। इसको भी हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे, ये भी हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। इसकी टाइप्स भी हैं कंजंक्शन की, ये भी देखेंगे हम। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आगे एग्जांपल्स हैं कि हमने किस तरह से इनको यूज़ करना है रिलेटिव प्रोनाउंस को। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, मैंने पेन ढूंढ लिया। आई लॉस्ट द पेन, मैंने पेन खो दिया था। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल गया है जो कि मुझसे गुम हो गया था। यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे जो अगेन पेन यूज़ हुआ था उसकी जगह हमने लिख दिया विच, ठीक है। हियर इज़ द बुक यू लेंट मी द बुक, ये वो किताब है जो तुमने मुझे उधारी दी थी, ठीक है, या फिर यू लेंट मी द बुक, जो किताब तुमने मुझे उधार दी थी। हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, अब देखें बुक जो है उसको रिपीट होने से बचाने के लिए हमने यहाँ पे फिर दैट का वर्ड यूज़ किया। दैट देखें किसकी तरफ रेफ़र करे, बुक की तरफ। जो विच है ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये पेन के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे MCQs के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह का कोई सेंटेंस दिया हो सकता है और यहाँ पे देखें इस तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएंगे जो वर्ड हमने अंडरलाइन किया है वो क्या है। इस तरह से वर्ड अंडरलाइन हो सकते हैं, यहाँ पे देखें दैट हो सकता है, इसको अंडरलाइन किया हुआ हो सकता है। हियर इज़ द बुक, यहाँ पे वो किताब है दैट यू लेंट मी, वो किताब जो तुमने मुझे उधार दी थी। देखें अब ये किताब की तरफ रिलेट कर रहा है तो इसलिए फिर रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन की टाइप है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू इंट्रोड्यूस और आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस या फिर पूछने के लिए यूज़ होते हैं। हु, हुम, हुज, व्हाट, विच आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। हु, हुम, हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो तीन प्रोनाउंस हैं हु, हुम और हुज, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। हु जो है ये उस वक्त यूज़ होगा जब कोई काम किया जा रहा होगा, ठीक है, जब वो कोई काम कर रहा होगा। होम जो है ये उस वक्त यूज़ होगा जब किसी चीज़ के ऊपर कोई काम किया जा रहा होगा।
उसके बाद हमारे पास हुज़ उस वक्त यूज़ होगा जब किसी आदमी की या फिर किसी इंसान की हम मलकियत को ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर इनका जो यूज़ है इसको एक्सप्लेन किया वही हम देखते हैं। हु, हुम, हुज़ आर यूज्ड फॉर पर्सनस ओनली। इनको हम सिर्फ़ और सिर्फ अशख़ास के लिए यूज़ करते हैं। देखें कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब देखें जब आपने नॉमिनेटिव फॉर्म लिखनी होगी तो उस वक्त आपने हु यूज़ करना है, ठीक है। हु स्पोक, हु गोज़ देयर, कौन वहाँ जाता है, हु मेड द टॉप स्कोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। इस तरह से आपने हु यूज़ करना है। उस वक्त अगर आपने पोजेसिव फॉर्म यूज़ करनी है तो उस वक्त फिर आपने हुज़ को इस्तेमाल करना है। हुज़ इज़ दिस बुक, ठीक है, ये किसकी किताब है। हुज़ आर दिस क्लोथ्स, ये कपड़े किसके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ब्रैकेट, इसको भी देख लें। हु विल रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यहाँ पे हमारे पास जो हु है ये सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, यानी काम करने वाले को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पे आएगा। वेयर एज जबकि होम विल रिप्लेस द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास जो होम है ये रिप्लेस करेगा ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि अगर काम करने वाला हो तो वहाँ पे आपने हु यूज़ करना है, जिसके ऊपर काम हो रहा हो, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी जगह फिर आपने होम यूज़ करना है। होम को यहाँ पे यूज़ किया है। होम डिड यू टेल, तुमने किसे बताया, ठीक है। टू होम वर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे, ठीक है। बात जिससे हो रही हो उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपने होम यूज़ करना है। विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्सनस एंड थिंग्स, जो विच है इसको हमने दोनों के लिए यूज़ करना है, दोनों के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, पर्सनस के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। इट इम्प्लाइज सिलेक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये है सिलेक्शन। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनमें से अगर एक चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है तो उस वक्त फिर हम विच को यूज़ करते हैं। दैट इज़, इसका मतलब ये है। इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बारे में बताता है। कौन सा क्वेश्चन। कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर, जो कि कुछ मखसूस या फिर एक महदूद तादाद के बारे में होता है। विच इज़ योर फ्रेंड, कुछ लोग हैं सामने, उनमें से बताओ कि तुम्हारा दोस्त कौन सा है। अब यहाँ पे जो विच है ये ऑप्शन जो है उसको चूज़ करने का कह रहा है। जब ऑप्शन हमने चूज़ करना हो या फिर हमारे पास एक ग्रुप हो चीज़ों का, उनमें से हमने अगर कोई चीज़ चूज़ करनी है तो वहाँ पे हमने विच यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि हु इज़ योर फ्रेंड, तो आपने कहना है विच इज़ योर फ्रेंड। विच ऑफ द बॉयज़ सा हिम, किस लड़के ने उसको देखा, ठीक है, या फिर लड़कों में से किसने उसे देखा। विच ऑफ दीज बुक्स इज़ यूअर्स, ठीक है। आपने यहाँ पे ये नहीं कहना हु ऑफ दीज बुक्स इज़ यूअर्स, वैसे भी ये कोई चीज़ है, ये इंसान नहीं है। हु, होम और हुज़, ये तीनों हम सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के लिए यूज़ कर सकते हैं। विच आएगा यहाँ पे ऑब्वियसली। उसके बाद है विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट, इन तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। विच विल यू टेक, आप क्या लेंगे, ठीक है। विच का मतलब क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप क्या लेंगे, ठीक है। तो चूज़ करना था इसलिए हमने विच का वर्ड यूज़ किया। उसके बाद है वट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली, जो वट है इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वट हैव यू फाउंड, वट डू यू वांट, वट डिड यू से, वट वाज इट ऑल अबाउट, वट इज़ स्वीटर देन हनी, ठीक है। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं और हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो है सारी की सारी चीज़ें इंसान नहीं है। अब जब इंसान थे तो फिर हमने देखें क्या किया था, फिर हमने इस तरह के सेंटेंसेस लिखे थे, इस तरह के, जिनके अंदर हमने सिर्फ हु को यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखिए हम चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं तो हमने इसलिए यहाँ पे वट को यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है प्रोनाउंस की। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है हमारे पास। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये इस तरह का रिलेशनशिप डिनोट करने के लिए यूज़ होती हैं जो कि म्यूचुअल हो, आपसी हो, ठीक है, दोनों तरफा या दो तरफा रिलेशन हो जो। देयर आर जस्ट टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, वन अनदर एंड ईच अदर, ठीक है। दे आर मेनली यूज्ड टू स्टॉप अननेसेसरी रिपीटिशन इन ए सेंटेंस। अगेन वही काम है, क्योंकि प्रोनाउंस हैं तो इनका काम यही होगा कि इन्होंने रिपीटिशन जो है उसको रोकना है। जो हमारे पास गैर ज़रूरी रिपीटिशन है उसको रोकने के लिए इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। वन अनदर देखें यूज़ होता है फॉर थ्री और मोर देन थ्री, अगर हमारे पास तीन लोग हों या फिर तीन से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक बाहमी रिलेशन हो, म्यूचुअल रिलेशन हो, तो उस वक्त फिर हम यूज़ करेंगे वन अनदर को। अगर हमारे पास सिर्फ दो लोग हों तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ ईच अदर को, ठीक है। दो लोगों के लिए ईच अदर और तीन या तीन से ज़्यादा के लिए वन अनदर। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जवेरिया गेव मारिया गिफ्ट, जवेरिया ने मारिया को गिफ्ट दिया, एंड मारिया गेव अ गिफ्ट टू जवेरिया, और मारिया ने फिर जवेरिया को एक गिफ्ट दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बात एक ही है लेकिन ये रिपीट हो रही है। जो मारिया और जवेरिया हैं ये दोनों रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए इनका जो नेम है ये सिर्फ एक ही बार है। इसके लिए फिर आगे हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन। जवेरिया एंड मारिया गेव ईच अदर गिफ्ट्स। देखिए अब यहाँ पे हैं सिर्फ दो,
तो हमने इसलिए यहाँ पे ईच अदर जो है ये यूज़ किया। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया प्रोनाउन। उसके बाद यूजिंग ईच अदर स्टॉप्स अननेसेसरी रिपीटिशन, रिपीटिशन से हमने स्टॉप कर लिया, रिपीटिशन से हम बच गए इसको यूज़ करके। द कंट्रीज़ वर्कड विद वन अनदर ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के ऊपर मुल्कों ने एक दूसरे के साथ काम किया। अब देखें यहाँ पे 2 से ज़्यादा ममालिक हैं, 3, 4 या 5 हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए फिर हमने ईच अदर नहीं कहा, इसलिए हमने कहा है वन अनदर। अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता कि 2 मुल्कों के नाम लिखे होते हैं, ठीक है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, या फिर ए एंड बी वर्कड विद ईच अदर होता फिर ठीक है। अगर हमारे पास 2 कंट्रीज़ के नाम होते, स्पेसिफाई कर दिया जाता कि यही 2 कंट्रीज़ हैं जो कि इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप ईच अदर का यहाँ पे प्रोनाउन लगाते, यहाँ पे आप वन अनदर ना लिखते। वन अनदर वर्क्स टू सजेस्ट दैट द एक्शन ऑफ वर्किंग इज़ बीइंग रेसिप्रोकेटेड बैक एंड फोर्थ बाय मोर देन वन कंट्री। अब यहाँ पे हमने जो वन अनदर का वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो काम है ये एक से ज़्यादा जो ममालिक हैं उनके दरमियान हो रहा है, और बैक एंड फोर्थ का मतलब ये है कि सब एक दूसरे के साथ बराबरी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटेंसिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है, 2 इनके नेम है। इंटेंसिव प्रोनाउंस भी इनको हम कहते हैं, इनको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। ये किसी बात के ऊपर जोर देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे माई सेल्फ आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहे अवर सेल्व्स, और यहाँ पे हमारे पास आ रहे इट सेल्फ। अब देखिए हमने इसी तरह के जो वर्ड्स हैं ये पहले हमने पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर, बल्कि इनको ही हमने वहाँ पे कहा था कि ये हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लेकिन यहाँ पे हमने अब ये देखना है कि जो हमारे पास एक वर्ड है वो किस तरह से डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़ हो सकती है। यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो यूज़ होगा इंटेंसिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं यही वर्ड्स वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं ये क्या होती हैं और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्व्स एंड सर्व टू एम्फेसाइज देयर एंटेसिडेंट्स, इनसे पहले जो चीज़ें आ रही होती हैं उनके ऊपर ये ज़ोर देती हैं, ठीक है। दीज यानी कि कोई काम हो रहा होता है तो उस काम के ऊपर ये ज़ोर दे के हमें बताती हैं कि ये काम जो है ये इस तरह से आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही होती हैं, बट लेकिन असल बात यहाँ पे आ रही है, बट रादर देन जस्ट रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन जो हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यानी कि जो काम कर रहा होता है सिर्फ उसकी तरफ इशारा करने के साथ साथ ये और क्या करती हैं, दे वर्क टू री इन्फोर्स द एक्शन, जो काम हो रहा होता है उसको री इन्फोर्स करने के लिए, उसके ऊपर ज़ोर देने के लिए भी ये काम करती हैं। इन मैनी केसेस द सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेंस विदाउट द इंटेंसिव प्रोनाउन। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फ़िक्रा है अगर आप वहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन को ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा, उसके बगैर भी जो फ़िक्र है वो आपको मतलब देगा। लेकिन जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखे थे वहाँ पे ये बात नहीं थी। वहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दें तो जो फ़िक्र है वो फिर मुकम्मल मतलब नहीं दे सकता। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल मतलब कैसे बन सकते हैं इनको हटा के, और फिर वहाँ पे जाके हम दोबारा देखेंगे कि उनको अगर हम हटा दें तो फिर किस तरह से मतलब पूरा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूँगा, ठीक है। अगर हम माई सेल्फ को हटा दें, हम सिर्फ इतना ही कह दें आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, तो यहाँ पे मतलब मुकम्मल हो गया, ठीक है। माई सेल्फ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप माई सेल्फ यहाँ पे लगा देते हैं तो ये उस बात के ऊपर ज़ोर दे रहा है कि ये काम मैं खुद करूँगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आप कह सकते हैं ये काम मैं खुद करूँगा। वी मेड दिस पाई, हमने ये पाई बनाई। अगर आप कहते हैं वी मेड दिस पाई आवर सेल्व्स, हमने ये पाई खुद बनाई। जब आपने कहा कि हमने ये पाई बनाई तो बात तो वही थी। जब आपने कहा ये पाई हमने खुद बनाई तो आपने थोड़ा ज़ोर दिया कि हमने ही बनाई है। तो ज़ोर देने के लिए बात के ऊपर आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया आवर सेल्व्स। अगर आप इसको ख़त्म भी कर दें तो आपकी बात फिर भी पूरी हो रही है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ए नेशन स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, एक कौम अपने बारे में बोलती है थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शन के ज़रिए। अगर आप यहाँ पे इट सेल्फ को ख़त्म भी कर दें तो आप फिर ये कह सकते हैं ए नेशन स्पीक्स थ्रू इलेक्शंस, एक कौम इलेक्शन के ज़रिए बोलती है। तो यहाँ पे अगर इट सेल्फ को आप ख़त्म भी कर दें तो फिर भी आपका काम चल रहा है, सेंटेंस हो रहा है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस जो हैं इनके अलावा भी कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन अगर आप दोबारा जाएँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के ऊपर तो हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं अगर उनको हम कर दें ख़त्म तो उस वक्त हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है हमारे पास यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे माई सेल्फ को ख़त्म कर दें, ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप सिर्फ ये कहते हैं आई चेक, मैं क्या चेक करता हूँ, ठीक है, हमें कोई पता नहीं है क्या चेक करते हैं, जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो मीनिंग कंप्लीट करने के लिए माई सेल्फ यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। यू विल चेक योर सेल्फ, तुम अपने आप को चेक करोगे। अगर हम यहाँ से योर सेल्फ ख़त्म कर दें, ठीक है, तो फिर बाकी क्या मतलब रह जाता है, हमें पता ही नहीं है कि तुम चेक क्या करोगे, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे योर सेल्फ लगाते हैं। उसके बाद ही चेक्स हिम सेल्फ,
वो अपने आप को चेक करता है। हिम सेल्फ अगर हम यहाँ पे ना लगाएं तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ही चेक्स, वो चेक करता है, लेकिन पता नहीं है कि वो क्या चेक करता है। अब जैसे वहाँ पे था ना, वी मेड दिस पाई आवर सेल्व्स को ख़त्म कर दें तो फिर भी ये तो रहना था वी मेड दिस पाई, हमने पाई बनाई, बात वहाँ पे पूरी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको हटा दें तो बात पूरी नहीं होती। तो वो प्रोनाउन जो कि इस फॉर्म के अंदर हो, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अगर उसको हटाने से जो फ़िक्र है उसका मतलब पूरा नहीं होता तो वो फिर होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर उसको हटाने से फ़िक्रा पूरा हो जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बात के ऊपर ज़ोर देने के लिए यूज़ हो रहा है, तो फिर उसको आप कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन, जो कि हमने आगे देखा है इंटेंसिव प्रोनाउन है। और इसका हमारे पास एक दूसरा भी नेम है जो कि है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये जो हमारे पास 3 प्रोनाउंस हैं इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, बिकॉज दे रेफर टू पर्सनस और थिंग्स वन एट ए टाइम, क्योंकि एक टाइम के ऊपर ये एक चीज़ या एक शख्स के बारे में बात करते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑलवेज सिंगुलर, तो इसलिए हमेशा हम इनको सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एंड एज सच फॉलोड बाय दी वर्ब इन द सिंगुलर, तो इसलिए जो सिंगुलर नाउन्स के लिए वर्ब यूज़ होती है इनके लिए भी हम वही यूज़ करते हैं। ईच इज़ यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सनस और थिंग्स टेकन सिंगली। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लोग हों, चीज़ें हों, तो उनमें से अगर आपने एक को चूज़ करना है तो फिर आप ईच लिखते हैं, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे चूज़ एक को नहीं कर रहे हैं, आप डिनोट एक को करेंगे, लेकिन वो जो एक होगा वो उन सब की नुमाइंदगी कर रहा होगा। उन सब की जगह पे आप एक को लेके उसके साथ कोई बात करेंगे तो फिर वो सब के साथ जो है सब के साथ वो काम तस्वुर होगा। आइदर मीन्स, अब देखिए इनका जो मतलब ये आगे क्लियर होगा, बल्कि इसके हम एग्जांपल यहाँ पे पहले देख लेते हैं। जो हमारे पास ईच है इसकी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स हिज प्राइज़। जो लड़के हैं उनमें से हर एक लड़का इनाम लेता है व्हेन ही प्लेज, जब वो खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात तो हम कर रहे हैं बॉयज़ की, हैं ये एक से ज़्यादा, लेकिन हम ले किसको रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज़, सिर्फ एक को ले रहे हैं, एक लड़के को ले रहे हैं जो कि उन सब की नुमाइंदगी कर रहा है, काम सबके साथ हो रहा है। डिनोट सिर्फ एक के साथ हम कर रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज़, यानी कि वो 1 बाय 1 आते हैं, उनको इनाम मिलते हैं, हर एक को इनाम मिलते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी बॉयज़ हैं उन सबको इनाम मिल जाता है। ईच ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से हर एक, गेट्स हिज प्राइज़, अपना इनाम हासिल करता है, व्हेन ही प्लेज, जब वो खेलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आइदर। आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, उन दोनों में से जब हम एक को चूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे आइदर का वर्ड यूज़ करते हैं। आइदर दिस, आइदर दैट, यानी आइदर दिस और दैट, यानी कि या ये या वो। फिर आइदर के साथ हम और भी कभी कभी यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर उन्होंने यूज़ नहीं किया। वैसे नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर के अंदर कहीं पे आ जाएगा, हम देख लेंगे कि हमने आइदर के साथ और कब यूज़ करना है। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ द टू। नाइदर का मतलब ये है कि ना एक ना दूसरा, इन दोनों में से, ठीक है। इट इज़ दी नेगेटिव ऑफ आइदर, ये आइदर का नेगेटिव है, यानी कि उसका उलट है ये। हैंस आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग्स। जो आइदर और नाइदर है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त यूज़ करने चाहिए जब आप सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों या चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स हिज प्राइज़, ये हमने कर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नाइदर। नाइदर ऑफ द एक्विजिशंस इज़ ट्रू, यहाँ पे जो इल्ज़ाम है इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर आपने नफ़ी करनी है 2 चीज़ों की तो आप कहते हैं नाइदर, इनमें से कुछ भी ठीक नहीं है, फिर इनमें से कुछ भी काम ऐसा नहीं है। अगर आपने दोनों में से कोई एक चॉइस देनी हो कि आप एक काम कर सकते हैं या इनमें से 2 में से ऐसा कोई काम है, तो फिर आप कहते हैं आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। अब देखें हमारे पास जो ईच है इसका मतलब यह है कि हमारे पास चीज़ें एक से ज़्यादा होंगी या 2 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, उनमें से हर एक को आप अलग-अलग लेंगे, उनके ऊपर आप कोई काम डिनोट करेंगे और वो काम उन सब चीज़ों के ऊपर तस्वुर होगा। उसके बाद हमारे पास है आइदर। जो आइदर है ये सिर्फ 2 के लिए यूज़ होता है। अगर 2 चीज़ें हों, 2 में से किसी एक के साथ कोई काम करना हो तो फिर हम आइदर कहते हैं। अगर हमारे पास 2 चीज़ें हों, 2 में से किसी के साथ भी कोई काम ना करना हो तो फिर हम वहाँ पे नाइदर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी है, उसका हमने कंप्लीट कंसेप्ट देखा है, हमने प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स भी देख ली हैं और उन टाइप्स की जो फर्दर एग्जांपल्स हैं वो भी हमने देख ली हैं। इसके साथ साथ जो प्रोनाउन की टाइप्स हैं उनका हमने आपस में रिलेशन भी देख लिया है और उनका जो डिफरेंस है वो भी हमने क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि वर्ब को डिस्कस करेंगे।